Welcome student. Welcome in the session number 7. In the session number 7 we are discuss about the introduction, web servers, Apache Tomcat, how to access web server from the internet, remotely browsing, remote VNC connection. Firstly we are discuss about the web server. What is the web server? Web server basically is the place where we store the data, where we can store the files, we can store the audio, we can store the video, and to connect the web server we can access the data anywhere from the world. सपोज अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है, कोई डेटा शेयर करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फर्स्टली आप अपने डेटा को वेब सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। वेब सर्वर पे स्टोर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं। फिर वेब सर्वर से जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो रिक्वेस्ट फर्दर फॉरवर्ड की जाती है। फर्दर फॉरवर्ड करने के बाद आपके रिक्वेस्ट का रिस्पांस भी आपका वेब सर्वर ही जनरेट करेगा। वेब सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस जनरेट करने के बाद आपके पास वापस रिवर्ट बैक करेगा आपका रिस्पांस, एंड आपके क्लाइंट साइड विंडो पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट के करेस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो व्हाट इज द वेब सर्वर? वेब सर्वर आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज independent since they use standard XML languages. This means that my client program can be programmed in the C++ and running under Windows, while the web server is programmed in Java and running under the Linux. सपोज करिए यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज की बात कीजिए। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि आप अपना वेब सर्वर किसी अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फिर आप अपने क्लाइंट साइट को किसी भी अदर लैंग्वेज से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन होता है। कैसे कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट जनरेट किया, रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद वो रिक्वेस्ट फर्दर आपके पास वेब सर्वर पे जाती है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी आपका रिक्वेस्टेड डेटा है उस डेटा को फेच करेगा। फेच करने के बाद फर्दर आपके पास वापस रिवर्ट बैक करता है आपका रिस्पॉन्स। Most web services use HTTP for transmitting messages such as the service request and the response. Here the two words. First word is the request and the second word is the response. What is the request and what is the response? Suppose कि जब आप कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी कमांड, कोई भी डेटा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे आप सेंड करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्लाइंट डेटा सेंडिंग फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड इज कॉल्ड द रिक्वेस्ट। मीन्स क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट, क्लाइंट साइड से रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया जाता, क्लाइंट साइड से सिर्फ आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद जब रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड पे डिलीवर होती है, फिर हमारा सर्वर, वेब सर्वर जो है, वेब सर्वर यूज़ करता है उस रिक्वेस्ट को। इसके बाद आपने क्या रिक्वेस्ट किया उसके करस्पॉन्डिंग आपका रिस्पांस क्या होगा, क्या डेटा आपने फेच करना चाहा, क्या डेटा का आपने रिक्वेस्ट किया, जब आपका डेटा आ जाएगा इसके बाद फर्दर वो रिस्पांस जनरेट करेगा। रिस्पांस जनरेट करने के बाद वो सर्वर क्या करता है, आपके डेटा को सेंड करता है क्लाइंट साइड पे। मीन्स डेटा सेंडिंग फ्रॉम द सर्वर साइड टू क्लाइंट साइड इज कॉल्ड द रिस्पांस। मीन्स जो भी डेटा आपके सर्वर से क्लाइंट साइड की तरफ आएगा वो आप उसको क्या बोलते हैं, रिस्पांस बोलते हैं। और जो डेटा हमारा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे जाता है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। दिस इज द मेजर एडवांटेज इफ यू वांट टू बिल्ड एन इंटरनेट स्केल एप्लीकेशन, सिंस मोस्ट ऑफ द इंटरनेट proxies and firewall would not mess with HTTP traffic, unlike Cobra which usually has trouble with the firewall. अब यहाँ पर जब सबसे पहले देखते हैं कि हमें जब कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहा तो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है HTTP, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा प्रोटोकॉल क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट को कैच करता है। कैच करने के बाद फर्दर वो रिक्वेस्ट कहाँ पर ले जाता है, सर्वर साइड पे। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर वापस रिवर्ट बैक करता है, और HTTP हमारा क्लाइंट साइड पे उस रिक्वेस्ट को डिस्प्ले करता है जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। इसके साथ हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं कि हमें कैसे इसको एक्सेस करें। यहाँ पर प्रॉक्सीज आते हैं, फायरवॉल्स आते हैं कि हमारे जो भी रिक्वेस्ट है प्रॉक्सी के पास जाएगी क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट वैलिड है। फायरवॉल के थ्रू जाएगी कहीं ऐसा कोई डेटा तो हम नहीं एक्सेस करना चाहते जो हमारे एप्लीकेशन या हमारे इंटरनेट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। The client program that you want to access with the information would then connect to the web services in the server side and send the service request asking for the weather information. The server would return the forecast through the service respond. Of course, this is the very sketchy example of how to web services works. देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, क्लाइंट साइड से आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट की। से हियर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लाइंट साइड से आपने रिक्वेस्ट जनरेट की, वेयर कैन आई फाइंड द वेदर सर्विस।
फर्स्ट आपके पास ये गए किसके पास, सर्वर ए के पास। सर्वर ए ने डिस्कवरी सर्विसेज किया कि अपने डिस्कवरी सर्विस है, इसने फिर रिस्पॉन्स किया वापस कि देयर इज द वेदर सर्विस इन द सर्वर बी। मीन्स आपके पास एक रिक्वेस्ट है कि आपके सर्वर बी के पास आपके पास आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हो। क्लाइंट ने फिर से रिक्वेस्ट किया थर्ड स्टेप में कि हाउ एग्जैक्टली शुड आई इन्वोक यू। मीन्स सर्वर भी कैसे इन्वोक किया, सर्वर भी ने फिर से वापस रिस्पॉन्स किया टेक द लुक एट द WSDL। इसके बाद फिर क्लाइंट ने फर्दर एक रिक्वेस्ट जनरेट की सोप रिक्वेस्ट इन्वोक गेट वेदर इन्फो, दिस इज द मेथड विद द पैरामीटर 1 2 3 4 5। इस पैरामीटर के थ्रू जब इसने रिक्वेस्ट जनरेट किया, रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद सोप रिस्पॉन्स आया, सोप रिस्पॉन्स क्या है क्लाउडी विद द चेंज ऑफ द मीट बॉल्स। इसके बाद क्या क्या 6 स्टेप पे आपके पास क्लाइंट ने रिक्वेस्ट जनरेट की। मीन्स यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 सर्वर थे, एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट गए, जिस रिक्वेस्ट आपने भेजा ये पर्टिकुलर हो सकता है कि वो डेटा जो डेटा आप चाहते हो पर्टिकुलर डेटा उस पर्टिकुलर सर्वर पे अवेलेबल ना हो सकता है किसी और सर्वर पे अवेलेबल होगा। तो वहाँ से क्या करेगा, फिर से आपके पास रिस्पॉन्स आएगा कि आई एम अनेबल टू डिस्प्ले योर द रिक्वेस्ट। मीन्स आपने जो भी रिक्वेस्ट किया रिक्वेस्ट हम डिस्प्ले करने में या आपके पास डेटा अवेलेबल कराने में इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके थ्रू क्या करेंगे, आप किसी नेक्स्ट सर्वर पे जंप करिए। तो फिर हमने बताया कि हम आप नेक्स्ट सर्वर आपका कौन सा है, बी। मीन्स बी सर्वर पे जब आप डेटा को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को आप फेच कर सकते हैं, जो भी आपने अपडेशन करना चाहे, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। सेकंड फिगर में देखिए यहाँ से क्लाइंट है, क्लाइंट ने सर्विस रिक्वेस्ट किया गेट वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर जिप कोड 1 2 3 4। मीन्स एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर एरिया का आपने क्या किया है वेदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की रिक्वेस्ट किया। सर्वर के पास गया, सर्वर पे वेब सर्विसेज होती है, जो वेब सर्विसेज क्या करते हैं कि कोई भी टास्क आएगा सर्वर पे तो उस टास्क को पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक सर्विस है जिसको क्या बोलते हैं हम वेब सर्विसेज बोलते हैं। यहाँ पर वेब सर्विसेज के बाद सर्विस रिक्वेस्ट आए, सर्विस रिस्पॉन्स हुआ क्लाउडी विद द चेंज ऑफ द मीट बॉल्स। इसके थ्रू क्या किया आपने वापस सर्वर ने रिवर्ट बैक किया, आपका रिस्पांस दिया कि आप जो चाहते हो आपका रिस्पांस ये मीन्स आप जो आउटपुट आप चाहते थे ये आउटपुट आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द HTTP रिक्वेस्ट। जब हम कोई भी HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट क्या है, बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट आपको ये बताते हैं कि कैसे डेटा को हम सेंड कर रहे हैं, कैसे हमारे पास क्या फॉर्मेट है डेटा का, उसके बाद कैसे हमारा डेटा फर्दर फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे सपोज करें इन फिगर देखिए सो मी द www.abc.com। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये साइट ओपन किया, ये साइट ओपन करने के बाद फिर यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हुई किसकी, index.html की रिक्वेस्ट जनरेट हुई। इस रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर TCP सेगमेंट जनरेट हुआ, TCP सेगमेंट नंबर विथ पोर्ट नंबर 80। TCP सेगमेंट जनरेट होने के बाद अब ये TCP सेगमेंट हमारा डिफरेंट IP पैकेट्स में ब्रेक होगा, डिफरेंट IP पैकेट्स में ब्रेक होगा और पर्टिकुलर ईच IP पैकेट के साथ इसकी क्या होगी IP एड्रेस अटैच किया। जैसे यहाँ पर 130.235.118.172 दिस इज द IP एड्रेस ऑफ द www.abc.com। ये IP एड्रेस के बाद फिर यहाँ से फर्दर इसके बाद मैक फ्रेमवर्क ऐड होता है, मैक एड्रेस ऐड होता है जो आपका मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर का एड्रेस है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया AF:21:34:DD:32:11। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया। इसके एड्रेस के बाद फर्दर तब फाइनली हमारे पास डेटा जो भी रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट हमारे नेटवर्क पे जाती है। नेटवर्क पे जाने के बाद वापस सर्वर पे जब जाएगी तो इसी फॉर्मेट में रिक्वेस्ट को फिर क्या करते हैं हम रिवर्ट बैक करते हैं, मैक से IP पैकेट्स जनरेट करें, IP सेगमेंट से TCP सेगमेंट से फिर HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। फिर फाइनली हम डेटा को प्रोसीड करते हैं कि हमें क्या चाहिए था यूजर को और वो अवेलेबल मेरे पास अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद फर्दर हम देखते हैं एंटायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि एंटायर व्हाट इज द एंटायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी तक जो भी हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात की थी उस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में क्या आर्किटेक्चर में क्या था कि हमारे पास मोर देन 1 क्लाइंट्स थे, उनके लिए पर्टिकुलर एक सर्वर एलोकेटेड था जिसके थ्रू क्या करते थे कि अपनी वो रिक्वेस्ट जनरेट किए, रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद डेटा को सेंड किए, डेटा सेंड करने के बाद वापस फर्दर अपना टास्क क्लोज किए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जिस भी डेटा की वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो डेटा की रिक्वेस्ट उनके पास अवेलेबल नहीं है। मीन्स जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट माइक्रो कंप्यूटर है, इसने क्या किया प्रेजेंटेशन लॉजिक यहाँ पर डिजाइन किया गया, इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की वेब सर्वर को माइक्रो कंप्यूटर को, यहाँ पर इसने क्या किया एप्लीकेशन लॉजिक डिजाइन की गई है।
अब जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल था, जो भी रिक्वेस्ट ने की थी, इस वेब सर्वर पे वो डेटा अवेलेबल नहीं था। इसके बाद इसने क्या किया, फर्दर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया किसके पास, एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर के पास जब डेटा आया, यहाँ से क्या किया, अगर इसको रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाता, जो भी आउटपुट था, जो भी डेटा इसको चाहिए था, अगर ये डेटा पर्टिकुलर डेटा इस लोकेशन पे अवेलेबल है, तो क्या करेगा, वापस से रिवर्ट बैक कर देगा वेब सर्वर को, वेब सर्वर रिवर्ट बैक कर देगा क्लाइंट को। लेकिन अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर से क्या करेगा, फिर फर्दर नेक्स्ट कंप्यूटर को जंप करेगा डेटाबेस सर्वर पे, जहाँ से इसको डेटा एक्चुअली अवेलेबल है। डेटा एक्सेस लॉजिक एंड डेटा स्टोरेज लॉजिक है, यहाँ से मुझे डेटा चाहिए। तो मीन्स मैंने सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट किया, वेब सर्वर को, वेब सर्वर रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर रिक्वेस्ट किया डेटाबेस सर्वर को, और डेटाबेस सर्वर ने मुझे वापस रिस्पॉन्स किया किसको, एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन वेब सर्वर को, एंड वेब सर्वर वापस क्लाइंट कंप्यूटर को। दिस इज द कॉल्ड द एंटायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। डिसएडवांटेज ऑफ द वेब सर्विसेज, क्या वेब सर्विसेज की क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है ओवरहेड। ट्रांसमिटिंग ऑल योर डेटा इन XML इज ऑब्वियसली नॉट efficient and using the proprietary binary code। सबसे पहला टास्क ये इसका ओवरहेड ये है कि जो भी वेब सर्विसेज हम राइट करते हैं, सारे के सारे वेब सर्विसेज हमारे XML लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जब XML लैंग्वेज लिखी जाती है तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ट्रांसफ़र बाइनरी कोड को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये हमारा क्या है, हमें इसके लिए इफ़िशियंट अदर टास्क एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो हमारे के लिए है, हमारे लिए क्या है, ओवरबर्डन है, ओवरहेड है। व्हाट यू विन इन पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में क्या चेक करते हैं हमारे पास कि जो भी हमारे वेब सर्विसेज हैं, वो वेब सर्विसेज पर्टिकुलर किस किस एप्लीकेशन सर्वर, किस किस वेब सर्वर पे कंपेटेबल हैं। कि मैं सपोज करें अगर आपने वेब सर्विस विंडोज़ के लिए डिज़ाइन किया है, तो क्या ये पर्टिकुलर वेब सर्विस लाइनक्स के लिए अवेलेबल है, लाइनक्स के लिए पोर्टेबल है। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें वही वेब सर्विस डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। तो ये हमारे पास एक ओवरबर्डन आ जाता है कि हम कैसे इसको फिर से डिज़ाइन करें। मीन्स सेम टास्क को मुझे 1 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ता है, रिपीट करना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रियल टाइम एप्लीकेशन दैट यूज वेब सर्विस। अब हमारे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना क्रिटिकल हो जाता है कि कौन सी वेब सर्विस हम रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसको मैनेज करेंगे रियल टाइम एप्लीकेशन में। लैक ऑफ वर्सिटी, करंटली वेब सर्विसेज आर नॉट वेरी versatile since they only allow for the some very basic form of the service invocation like Cobra. Here is the word is Cobra. What is the Cobra? Basically Cobra is the common object request broker architecture. This application is totally based on the client server architecture, or we can say that the web services. वेब सर्विसेज ये टोटली बेस्ड है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोबरा को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास वर्सटाइल की डिफरेंट वैरायटी आती हैं। वहाँ पर हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वर्सिटी का। वहाँ पर क्या करते हैं, हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, डेटा को मैनेज करना टिपिकल रहता है, क्योंकि हमारे पास सर्विसेज का बहुत ज़्यादा ब्रॉड एडवांटेज आने लगता है। हमारे पास सर्विसेज ये हैं, ये सर्विस यहाँ पर यूज होगी, ये सर्विस यहाँ पर यूज होगी, ये पर्टिकुलर सर्विस इस पर्टिकुलर टास्क के लिए ये डिज़ाइन की जाए। मैं सबकी जनरल सर्विस डिज़ाइन नहीं कर सकते इसमें। For example, offer programmer a lot of the supporting services such as the persistency, notification, lifecycle management, transaction. Fortunately, there are the lot of the emerging web services specification including WSRF that are the helping to make web services more and more versatile. मीन्स यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं, डिफरेंट हमारे सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी वेब सर्विस पर रन करने के लिए। जैसे हमारे पास जो हमारा क्लाइंट साइड है, हम वेब सर्विस जब क्रिएट करते हैं तो वेब सर्विस में ये देखना चाहिए कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डिफरेंट ओएस का है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, तो मीन्स क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं जो सबके लिए कॉमन हो। मीन्स अगर हम लाइनक्स की सर्विस क्रिएट करें तो हमारी वेब सर्विस विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर, विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे रन कर जाए, सोलरीज प्लेटफॉर्म पे भी रन कर जाए। मीन्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या ऐसी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी रन कर सके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डू इट योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि आप कैसे जो भी आपने लास्ट टर्म पे पढ़ा है, जो भी लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया है, इसमें आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द वेब सर्वर्स। आपको एक्सप्लेन ही करना है कि वेब सर्वर्स क्या है, वेब सर्वर का यूज कहाँ पर होता है, वेब सर्वर का यूज कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द HTTP फॉर्मेट, HTTP फॉर्मेट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं।
जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि वेब सर्वर जब वेब सर्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है अपाचे टॉमकैट। जैसे अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन अपना जावा में बनाना चाहते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन आप जावा में क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब भी वेब सर्वर से आप एप्लीकेशन आप जावा में क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आपको एक वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। और वो वेब सर्वर आपका कौन बताता है? अपाचे टॉमकैट बताता है कि हमारे पास ये वेब सर्वर है, जैसे यहाँ पर कि ये वेब सर्वर है। इस वेब सर्वर के थ्रू क्या करते हैं, हम डेटा को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक्चुअली होता है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड किए हैं, ये रिक्वेस्ट हमारे पास किसके पास जाएगी? रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, मीन्स अपाचे टॉमकैट के पास जाएगी। वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास वहाँ कन्वर्टर होते हैं कि रिक्वेस्ट ब्रोकर, वो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट को ब्रेक करेंगे। रिक्वेस्ट ब्रेक करने के बाद फाइंड आउट करेंगे कि आप किस पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली आपके पास वापस आते हैं कि डेटा हमारे पास जो आप रिक्वेस्ट किए वो अवेलेबल है भी कि नहीं अवेलेबल है। अब जब डेटा को मैंने अवेलेबल किया, डेटा वहाँ से फेच किया, डेटा फेच करने के बाद फाइनली आया कि आप इस रिक्वेस्ट है, ये आपका रिस्पॉन्स है। तो जब भी जैसे आप जावा में एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप डॉट में एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप PHP पे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो किसी भी एप्लीकेशन पे क्रिएट करेंगे तो जो भी वेब एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो इसके हर एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए होगा? आपको कोई ना कोई वेब सर्वर चाहिए होगा। बिना वेब सर्वर के आप कोई भी वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप IIS यूज कर लीजिए, चाहे आप अपाचे टॉमकैट यूज कर लीजिए, चाहे आपके पास अपाचे यूज कर लीजिए, चाहे वेबलॉजिक यूज कर लीजिए, डिफरेंट ग्लासफिश यूज कर लीजिए। ये डिफरेंट फिर आपके वेब सर्वर हैं जिसका यूज करके क्या कर सकते हो? आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू।